Right, so welcome everyone. We are now moving to our next chapter, and this chapter is laws of returns. ठीक है, तो ये चैप्टर जो होगा ये प्रोडक्शन पे बेस्ड होगा. दिस चैप्टर विल बी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन. नाउ थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्शन के बारे. प्रोडक्शन क्या होता है? जब आप कुछ इनपुट लेते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल्स और उसे आप कन्वर्ट करते हैं किसी आउटपुट में जिसे हम फिनिश गुड्स कहते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनी इनपुट इनटू आउटपुट. जैसे कि आपने वुडन लॉग्स लिया और वुडन लॉग से आपने फर्नीचर बनाया, तो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया तो आपने प्रोडक्शन किया. अब प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड सर्टेन थिंग्स. ठीक है, तो जो प्रोडक्शन करने के लिए काम आते हैं उन्हें हम शॉर्ट में बोलते हैं फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये आपने जो बच्चे क्लास 9 में इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में और क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है बेसिकली दो चीज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में दो चीज आता है. दीज आर थिंग्स विच विल हेल्प अस इन प्रोडक्शन. ठीक है, तो इसमें दो टाइप के रिसोर्सेज आते हैं. ठीक है, और दो टाइप के लोग लगेंगे आपको. ठीक है, जो रिसोर्सेज होंगे, इफ द रिसोर्सेज आर मैन मेड तो आप उसको कैपिटल बुलाओगे. ठीक है, अगर रिसोर्सेज मैन मेड है तो आप उसको कैपिटल बुलाओगे, और अगर रिसोर्सेज नेचुरल है तो आप उसे लैंड बुलाएंगे. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, सारे नेचुरल रिसोर्सेज लैंड कहलाते हैं. ठीक है, पीपल. ना पीपल भी दो टाइप के होंगे. ठीक है, एक होंगे जो वर्कर्स होते हैं, और वर्कर्स को हम लोग लेबर के नाम से कहेंगे इस चैप्टर में. और दूसरा जो ओनर रहेगा, ओनर रहेगा, उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर. राइट, तो बेसिकली देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. चार चीजें लगेंगी आपको प्रोडक्शन करने के लिए. नंबर वन, यू विल नीड कैपिटल. नंबर टू, यू विल नीड natural resources like land. Number three, you will need some workers, and number four, you will need the owner who will take the initiative of producing. ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में शॉर्ट रन के डिस्कशंस करेंगे हम लोग. शॉर्ट रन यानी देखो दो टाइम पीरियड होता है, एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन. ठीक है, तो शॉर्ट रन जो टाइम पीरियड है ये हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है. शॉर्ट रन टाइम पीरियड अभी डिटेल में जाएंगे कि वो क्या होता है, बट ये वो टाइम पीरियड है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट को रखने के लिए, कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए, आउट ऑफ फोर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो नहीं है, जैसे कि ये दोनों. ठीक है, तो आपका जो चैप्टर रहेगा, जो बुक में भी आपका चैप्टर है, वो दो ही फैक्टर्स पे बेस्ड है. द फर्स्ट वन बीइंग कैपिटल. पहला वाला जो फैक्टर हम लोग इस चैप्टर में मान के चल रहे हैं वो कैपिटल, एंड वी आर अज्यूमिंग लेबर. ठीक है, वैसे चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट दो को हम लोग इस चैप्टर में इग्नोर कर रहे हैं. सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट को सिंपल बनाने के लिए दो को इग्नोर कर रहे हैं, दो को मान के चल रहे हैं. राइट, ओके. अब देखो, अब जो फैक्टर हम लोग मान करके चल रहे हैं उसमें से भी एक को हम लोग फिक्स्ड मान लेंगे. ठीक है, फिक्स्ड मतलब जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा. यहां हमने शॉर्ट टर्म की बात की ना. शॉर्ट रन एक टाइम पीरियड होता है, ये ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहेंगे. जैसे कि कैपिटल. कैपिटल इज मैन मेड. मैन मेड में आप कुछ भी मान लो जो प्रोडक्शन में जरूरत आता है, जैसे कि मशीन. ठीक है, तो मशीन जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, इंसान बनाते हैं. दोस थिंग्स आर नॉट नेचुरल. तो मैन मेड थिंग्स आर कॉल्ड कैपिटल, एंड कैपिटल को हम लोग इस चैप्टर में फिक्स्ड मान के चल रहे हैं, फिक्स फैक्टर मान के चल रहे हैं. फैक्टर यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फिक्स फैक्टर मान के चल रहे हैं, यानी कि वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 5 मशीन्स है तो आपके पास 5 ही मशीन्स रहेंगे, कभी भी 6 नहीं होगा, कभी भी 4 नहीं होगा. एंड सेकंड वाला जो है लेबर, उसे हम वेरिएबल फैक्टर मान के चल रहे हैं. तो वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर वो होता है जो वैरी करेगा. द वर्ड वैरी से वेरिएबल डिराइव हुआ. तो वेरिएबल फैक्टर are those factors
विच विल वैरी विल इन द शॉर्ट टर्म। यानी आपके पास अगर लेबर है, आज आपके पास 10 लेबर्स है, टुमारो यू कैन हैव 12, डे आफ्टर टुमारो यू कैन अगेन हैव मोर। आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, इजीली वैरी कर सकता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। और जो बिल्कुल से वैरी नहीं करेगा उसे हम लोग फिक्स्ड कहते हैं। तो सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम आर वेरिएबल। तो ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, क्योंकि आगे जब जाएंगे अगर आपको ये नहीं पता तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, रीजन इसकी आपका बेस वीक है इकोनॉमिक्स का। तो अगर बेस आप अभी स्ट्रॉन्ग कर लोगे साथ साथ में, तो आपको फिर चैप्टर समझने में इजी होगा, राइट। अच्छा, जिन बच्चों के पास मेरा नोट्स है, ठीक है, आप उस नोट्स को खोलकर बैठिए, क्योंकि आपके बुक में ये चैप्टर बहुत लेंदी बना के दिया हुआ है। एक ही चीज को 3-3 बार पढ़ाया है। पहले कॉन्सेप्ट समझाने टाइम पढ़ाया, फिर ग्राफ बनाने टाइम पढ़ाया, फिर रिलेशनशिप के टाइम में पढ़ाया। सो दे आर टीचिंग द सेम थिंग 3 टाइम्स, ठीक है। और उससे फिर कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर्ली बिल्ड नहीं हो रहा, बिकॉज सबको सेपरेट सेपरेट करके पढ़ा रहे हैं। मैं सबको एक ही साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बनेंगे, वो लिंकिंग करके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। दे आर गोइंग टू फ्रेम क्वेश्चंस बाय लिंकिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी वैसे ही जैसे कि आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर पाए। तो जिनके पास मेरा नोट्स है, आप नोट्स ओपन करके बैठिए। जिनके पास नोट्स नहीं है, आप एक्सेस कर सकते हैं, नीचे ऐप का लिंक गिवन है, ठीक है। क्योंकि बुक में बहुत लेंदी है, तो मैं एक ही चीज को 3 बार नहीं पढ़ाने वाला। आई एम गोइंग टू डू इट ओनली वंस, ठीक है। मेरे नोट्स सिर्फ 4 पेजेस के हैं इस चैप्टर के, और वही 4 पेज इनफ है। आपने अगर वो 4 पेज अच्छे से कर लिया, दैट्स इट फॉर यू। ये चैप्टर जो भी क्वेश्चन बनेगा उसी 4 पेज से बनेगा, ठीक है। चलिए, सो विद दिस नाउ वी आर मूविंग टू द मेन कॉन्सेप्ट। ये आपके आईएससी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन। तो एक चीज समझना, पहली बात, फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। फंक्शन छोड़ो, प्रोडक्शन फंक्शन, जस्ट फोकस ऑन द वर्ड फंक्शन, ठीक है। कॉन्सेप्ट बना के रखना, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वो होता है जो किसी भी दो चीज का रिलेशनशिप समझाए, ठीक है। क्या समझाए? रिलेशनशिप समझाए। किसी भी दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप समझाता है, ठीक है, तो उसे फंक्शन कहते हैं। तो ये अगर फंक्शन है तो ये दो चीजों का रिलेशन समझाना चाहिए, राइट। ओके, ये कौन सा फंक्शन है? ये प्रोडक्शन फंक्शन है। तो प्रोडक्शन क्या होता है सर? अभी तो आपने बोला था इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, तो यस, यही प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन आपको रिलेशन बताएगा इनपुट एंड आउटपुट का। जिनके पास नोट्स है थोड़ा बहुत लिखते हुए भी चल सकते हो, ठीक है। ये सब लिखा हुआ तो आपके नोट्स में होगा, जो मैं लिख रहा हूं ना सेपरेटली थोड़ा समझाने के लिए, वो आप भी लिख सकते हैं, तो माइंड में ज्यादा जाएगा, राइट। तो फंक्शन इज एनीथिंग जो रिलेशनशिप बताए, प्रोडक्शन फंक्शन इज एनीथिंग जो प्रोडक्शन का रिलेशन बताए। तो प्रोडक्शन में किन दो चीजों का रिलेशन होता है? इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको 2-3 और बातें लिखनी होंगी। सबसे पहली बात ये वाला, इट शोज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट विद अ गिवन इनपुट। मतलब अगर आपके पास इनपुट आपको पता है कि कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 वुडन लॉग्स है, ठीक है, लकड़ियां हैं आपके पास, 5 लॉग्स ऑफ वुड पड़ा है। तो 5 लॉग्स ऑफ वुड में कितने चेयर्स बन जाएंगे वो आपको बताना है। तो लेट्स से 10 चेयर्स बन जाएंगे। तो देखो, मुझे अगर इनपुट पता है ना 5 वुडन लॉग्स, तो इसके हेल्प से, प्रोडक्शन फंक्शन के हेल्प से मैं कितना आउटपुट मैक्सिमम बना सकता हूं वो मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। तो 5 वुडन लॉग्स देखकर आई कैन से कि हाँ, इसमें तो 10 चेयर बन ही जाएंगे, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, देखो पॉइंट नंबर 2 में उल्टा बताया हुआ है। पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड, इट शोज द मिनिमम इनपुट दैट विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको आउटपुट स्पेसिफाइड है तो, जैसे कि अगर आपको 20 चेयर्स बनाना है, तो 20 चेयर्स बनाने के लिए इनपुट कितना लगेगा ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि मुझे तो 10 लॉग्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि एक लॉग में 2 चेयर बन जाते हैं, ठीक है, एक लॉग में दो चेयर बन जाते हैं, तो आप बोलोगे 10 लॉग्स लगेंगे मुझे। तो इनपुट अगर पता है तो आउटपुट बता देंगे, आउटपुट अगर पता है तो इनपुट बता देंगे। एंड थर्ड थिंग, वी अज्यूम दैट देयर इज नो वेस्टेज, राइट, वी अज्यूम दैट देयर इज नो वेस्टेज। तो सिंपल सी बात है, अगर आप साथ साथ में लेके चल रहे हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ते भी चलना, ठीक है। सबसे पहली बात, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच का? नंबर 1 इनपुट एंड नंबर 2 आउटपुट। तो दो चीजों का रिलेशनशिप बताएगा। साथ में आपको यह भी बताना है कि you can predict the output if you know the input, you can predict the input if you know the output, उल्टा उल्टा, and we assume that there is no wastage, ठीक है। ये जो बात है ये मैंने आपको पहले ही बता दी। इस चैप्टर में हम लोग सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 2 ही फैक्टर को मान के चल रहे हैं। ये जो 2 फैक्टर थे जिन्हें येलो में शेड कर रखा है, कैपिटल एंड लेबर, 2 ही फैक्टर को मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल को के से दिखाते हैं बिकॉज सी से कंजम्पशन दिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में, इसीलिए कैपिटल को के से दिखा रहे हैं। तो वी आर जस्ट शोइंग 2
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओवर हियर। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके प्रोडक्शन फंक्शन का। ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला है। Q रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी, ठीक है, F रिप्रेजेंट्स फंक्शन, और दो फैक्टर, मतलब क्वांटिटी जो है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। F मतलब बेसिकली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, Q जो है वो डिपेंड्स ऑन L एंड K। L मतलब लेबर, K मतलब कैपिटल। तो जितना भी हमारा क्वांटिटी होगा वो दो इनपुट्स पे डिपेंड करेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट जो बात है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड वो फैक्टर्स होते हैं जो कांस्टेंट रहेंगे और वो चेंज नहीं होंगे शॉर्ट रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में वो चेंज नहीं होंगे चाहे आप कितना भी आउटपुट बनाओ। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है मशीन का, तो आपके पास अगर 5 मशीन्स है तो यू विल कीप ऑन हैविंग 5 मशीन्स, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 हो, चाहे आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, चाहे आपका प्रोडक्शन कम हो। 5 मशीन्स मतलब 5 मशीन्स। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गिवन इन द नोट्स, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि समय के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इट कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, और ये वैरी होते हैं। ठीक है, ये आराम से चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेबर, हम लोग इस चैप्टर में लेबर को मान के चल रहे हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ रॉ मटेरियल भी गिवन है। तो जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना लेबर कॉस्ट आएगा, जितना कम आप प्रोडक्शन करेंगे उतना कम लेबर कॉस्ट आएगा, राइट। ओके, एंड सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी चेंज हो जाएगा, मशीन्स भी चेंज हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म में चेंज करने का टाइम कम रहता है। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी चीज को आपके बुक में 3-4 बार करके पढ़ाया और चैप्टर का लेंथ बढ़ा दिया। मैं एक साथ पढ़ाऊंगा और एक साथ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूंगा। ग्राफ, रिलेशनशिप, रीजन, लॉ, सब यहीं पे आपको इस स्क्रीन पे दिखने जा रहा है। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरीवन। आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को लिंक करना, बिकॉज एग्जाम में अलग अलग करके नहीं क्वेश्चन आएगा, मिला जुला कर वो क्वेश्चन देंगे। ठीक है, दे आर गोइंग टू आस्क कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो अब उसके लिए तैयारी करना है हमें। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स आप स्क्रीन पे पूरा ध्यान देंगे, वट एवर आई एम सेइंग, एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आप नोट्स से पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट्स में कितना लिखना है एग्जाम के लिए वो नोट्स में गिवन है। ठीक है, कितना कंटेंट एग्जाम में लिखना है, बिकॉज बुक में 2-2 पेज तक समझाया हुआ है। 2-2 पेज तो एग्जाम में नहीं लिखेंगे ना 1 पॉइंट के लिए। सो कितना लिखना है वो आप नोट से पढ़ लेंगे, अभी आप समझोगे फिर। ठीक है, ओके, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, लेट्स से वी हैव फिक्स्ड फैक्टर, एफ मतलब फिक्स्ड फैक्टर और वीएफ मतलब वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स्ड फैक्टर में हम लोग मशीन को मान रहे हैं, राइट, पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। फिक्स्ड फैक्टर में हम लोग मशीन को मान रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर में हम लोग लेबर को मान रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर 5 मशीन्स, राइट, देयर आर 5 मशीन्स। शुरू में लेबर कोई नहीं है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर नेक्स्ट 15 मिनट में खत्म होने वाला है। हाउ मेनी लेबर्स आते हैं? नो लेबर्स। तो कितना भी मशीन हो, क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? अगर इंसान ही नहीं है तो मशीन चालू कौन करेगा? तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो कहना इसे कि मेरा ग्राफ जो है वो 0 पे रहेगा। आई एम मेकिंग ग्राफ ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ। दिस इज टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ। तो कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका ग्राफ बना रहा हूँ। राइट नाउ आई डोंट हैव एनी लेबर, एंड सिंस आई डोंट हैव एनी लेबर तो मेरा ग्राफ 0 पे है राइट नाउ। ठीक है, आई एम एट 0। ओके, उसके बाद में मशीन तो चेंज होगा नहीं बिकॉज वो फिक्स फैक्टर है। ठीक है, मशीन तो चेंज होगा नहीं बिकॉज वो फिक्स फैक्टर है, बट मैं धीरे धीरे करके लेबर ऐड करते जा रहा हूँ। आई एम गोइंग ऑन एडिंग लेबर्स। ठीक है, और मैंने 5 लेबर ऐड किए। तो इस स्टेज तक आप क्या होगा ना कि मेरा ग्राफ बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ जाएगा। आप देख रहे हो मेरा ग्राफ एक फेज से दूसरी फेज में बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ गया। तो ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों गया? नाउ देयर आर 2 रीजंस फॉर इट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2 रीजंस बोला है। सबसे पहली बात तो फुल यूटिलाइजेशन होने लगा फिक्स फैक्टर का। रीजन नंबर 1, फुल यूटिलाइजेशन होने लगा फिक्स फैक्टर का। मेरा जो मशीन खाली पड़ा हुआ था, अब उस मशीन में मैंने एक बंदे को जोड़ा, दूसरे बंदे को जोड़ा, मैं आई एम सेंडिंग 3rd लेबर, 4th लेबर, 5th लेबर। तो ऐसे करते करते मेरे 5 मशीन चालू हो गए, क्योंकि अब कितने लोग आ गए? 5 लोग आ गए। ये देखो यहाँ पे 5 लोग आ गए, और 5 लोग आ गए तो 5 मशीन मेरा चालू हो गया। जब 5 मशीन चालू हो गया, फुल ऑन प्रोडक्शन होने लगा और मेरा ग्राफ आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया। सेकेंड रीजन इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। देखो, जब पहला बंदा आया था तो पहला बंदा सारा काम खुद ही कर रहा था, तो जिसमें वो एक्सपर्ट है वो भी कर रहा था, जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है वो भी काम कर रहा था। तो कुछ काम वो फास्ट कर लेगा जो उसे अच्छे से आता है, बट कुछ काम वो स्लोली स्लोली करेगा क्योंकि वो काम उसे अच्छे से नहीं आता। बट मोर आई ऐड वेरिएबल फैक्टर्स, तो क्या है ना, उसे हेल्प मिलने लगेगा। द
मोमेंट सेकंड पर्सन कम्स इन, द मोमेंट थर्ड पर्सन कम्स इन, तो ये लोग क्या करेंगे, काम बांट लेंगे। अब जब 5 लोग आ गए हैं तो ये लोग काम बांट लेंगे, जिसको जो अच्छे से आता है वही काम वो लोग करेंगे। तो इससे क्या है, एफिशिएंसी भी बढ़ता है, इससे स्पीड बढ़ जाएगा, इससे वेस्टेज घट जाएगा, इससे प्रोडक्शन विल इंक्रीज। वेस्टेज घट जाएगा तो वो मटेरियल से आप प्रोडक्शन कर सकेंगे, तो प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो प्रोडक्शन शुरू में 2 रीजन से इंक्रीज होता है, और वो आपको यहां पे दिख रहा होगा, दिस इज द ग्राफ गोइंग अपवर्ड्स। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि हम लोग और लेबर ऐड कर रहे हैं, 6 7 8। नाउ व्हाट हैपेंस, मशीन तो 5 ही रहेगा, राइट, मशीन तो 5 ही रहेगा। तो अब देखो, अब जो नए लोग आ रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू गेट मशीन्स, बिकॉज मशीन्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। समझ रहे हो बात को, अभी बस बात को समझो, ठीक है। ये लिखना कैसे है कैसे नहीं वो सब नोट्स में गिवन है, वो बाद में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी पूरा ध्यान यहाँ पे, वी आर इन द सेकंड ब्लॉक राइट नाउ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी आर इन द सेकंड ब्लॉक, ठीक है। तो अब सेकंड ब्लॉक में आप देखो, लोग आ रहे हैं 6 7 8, कहाँ रहेंगे, मशीन तो सारा ब्लॉक्ड है, मशीन तो सारे प्री ऑक्यूपाइड है, 5 लेबर पहले ही ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो इनको मतलब कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, हाथ से काम करना पड़ेगा, या कुछ अपना इंतजाम करना पड़ेगा, मशीन तो नहीं मिलेगा। तो ये लोग अपने से काम करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बट क्या अपने से प्रोडक्शन उतना बढ़ा लेंगे जितना मशीन से बढ़ रहा था? ऑफ कोर्स नॉट। बाकी लोग मशीन में काम कर रहे थे तो जल्दी प्रोडक्शन हो रहा था, अब ये लोग हाथ से काम करेंगे या अपना कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, बट स्पीड विल डिक्लाइन। तो आप देखो, प्रोडक्ट ग्राफ अभी भी ऊपर जा रहा है, बट अगर आपने देखा होगा कि डायरेक्शन थोड़ा सा घूम गया, तो स्पीड हैज डिक्लाइन, और हम एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। ये जो पॉइंट है ना जहां पे स्पीड चेंज हो रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, ये सब पूछेगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान रखें, इन्फेक्शन नहीं लिखना है, इनफ्लेक्शन, ठीक है, जहां से ग्राफ का स्पीड चेंज हुआ, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड जोन। आइए इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये है सेकेंड जोन जहां पे हम लोग और लेबर ऐड कर रहे हैं, इसमें ग्राफ का स्पीड चेंज हो रहा है, एंड द रीजन फॉर चेंज इज डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। आपने जो 5-5 का जो रेशियो था ना, 5 मशीन 5 लेबर, ये बेस्ट रेशियो था, आपने इस बेस्ट रेशियो को डिस्टर्ब कर दिया। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, बेस्ट कॉम्बिनेशन को आपने डिस्टर्ब कर दिया। जैसे ही आपने 6 7 8 कर दिया, वो 5:5 वाला रेशियो ब्रेक हो गया। तो एक तो ये रीजन है, एंड सेकंड रीजन है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। मतलब जो 6 7 एंड 8 बंदे हैं, लेबर नंबर 6, लेबर नंबर 7, लेबर नंबर 8, जिसे मैं ब्लू में दिखा रहा हूं, तो ये लोग कहां काम करेंगे, ये इनको तो मशीन मिलेगा नहीं, तो ये हाथ से काम करेंगे। और हाथ से काम करेंगे तो क्या मशीन के जैसा ही काम करेंगे? मशीन तो एक दिन में 100 भी बना देगा, ये लोग 100 बना पाएंगे क्या? ये तो 10 भी ना बना पाए, इंसान है ना। तो थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, मतलब मशीन का, मतलब मशीन भी प्रोडक्शन कर रहा है, ये लोग भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट ये मशीन जैसा नहीं कर पाएंगे, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। तो प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन वो स्पीड नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो क्या होता है, ध्यान से। अब आप 9 10 11 और लोगों को ले आए, मशीन तो आपके पास उतनी है। नाउ अब क्या होगा ना, अब प्रॉब्लम ज्यादा होगा। अब आप क्या करोगे, अब आप टॉप से अब गिरना शुरू हो जाएगा आपका प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जो है वो अब फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फॉल होना क्यों शुरू हो रहा है, आप देखो, ये जो, तो ये फॉल होना क्यों स्टार्ट हो रहा है, आप देखोगे, लुक एट दिस, 9 10 11 क्या हो रहा है अभी 9 10 11 में, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। अब लोग इतने हो गए कि मशीन का डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है, कैसे भी करके मशीन को डबल शिफ्ट चला रहे हैं। एक एक दिन में पहले 8 घंटे चलते थे, अब 16 घंटे 24 घंटे ट्रिपल शिफ्ट चल रहा है, मशीन बार बार चल रहा है, तो मशीन में ब्रेकडाउन आ जा रहा है, मशीन बीच में बंद हो जा रहा है, ओवर हीटिंग हो जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज मैनेजमेंट प्रॉब्लम। जब भीड़ आ जाती है ना तो फिर काम नहीं होता, ठीक है। तो जब भीड़ हो जाती है, जहां भीड़ हो जाती है वहां पे फोकस नहीं बनता। आप सोचो ना, आप अगर जहां पे पढ़ने जाते हो, कोई भी क्लास में जाते हो, अब आप बैठे हो और आपके साथ साथ बहुत सारे लोग वहां बैठे हैं, तो क्या होता है ना, वहां पे मैनेजमेंट प्रॉब्लम आता है। टीचर आता है, वो अपना पढ़ाता है, चला जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि फोकस नहीं हो पाया ना सब पे इंडिविजुअली, तो वहां मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रहा है। जहां भीड़ होती है वहां फोकस नहीं होता, फोकस एंड क्राउड कैन नॉट बी टुगेदर। इसीलिए तो पुराने जमाने में जो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं वो जंगल में चले जाते हैं, क्यों? भीड़ से अलग।
भीड़ से अलग हो जाएंगे तो फोकस होगा। अभी आप पढ़ रहे हो, अगर आप भीड़ से अलग होकर पढ़ रहे हो तो आपका फोकस ज्यादा रहेगा। आप भीड़ में बैठे रहेंगे कभी पढ़ाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका ग्राफ गिरता है थर्ड स्टेज में। तो देखो मैंने आपको ग्राफ समझाया, ग्राफ का बनाना कैसे है वो रीजन के बेस पे बनाना है। ठीक है, ये जो मैंने साइड में नंबर्स दिखाए, नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ग्राफ का रीजन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीजन कैसे करेंगे उसका नोट्स मैंने एक एक करके लिख के दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। एक एक कॉज के ऊपर मैंने आपको जितने भी कॉजेज है, तो आप देख सकते हैं, अगर जिनके पास नोट्स है आप पेज नंबर 3 पे आओगे ना, पेज नंबर 3, तो पेज नंबर 3 में आप देखोगे कि मैंने सारे स्टेजेस के आपको रीजन यहाँ पे लिख के दिए हैं, जो रीजन हमने वहां डिस्कस किया, और एग्जाम में कितना लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा बोल्ड करके हाईलाइट करके वो आपको दिया है। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट 2 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज का डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, एंड लास्ट वाले का ओवर यूटिलाइजेशन एंड मैनेज। एक पेज में मैंने दे दिया है, क्योंकि एग्जाम में एक पेज में लिखेंगे, आपके बुक में बहुत पेजेस का दिया होगा, उतना नहीं लिख सकते एग्जाम में। ठीक है, अगर 6 मार्क्स आएगा तो कितना लिखेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग लिखने वाले हैं, राइट। ओके, एंड ये एक लॉ पे बेस्ड है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जो अभी हमने ग्राफ देखा, तो उस ग्राफ में हमने क्या देखा, ग्राफ पहले स्पीड में ऊपर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है एंड फाइनली गिरता है। तो वो एक लॉ है। ठीक है, द लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर वो बोलता है कि जैसे जैसे आप कंबाइन करोगे वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर में, तो योर ग्राफ विल इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा। यहाँ पे इट विल इंक्रीज एंड इट विल डिक्रीज। तो आप अगर साथ साथ में ग्राफ बनाएंगे तो आपको ग्राफ बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली ग्राफ को केवल देखोगे, रीजन को इग्नोर कर दोगे, तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं ये साइड वाले को मिटा रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल प्रोडक्ट पे तो हमने बात कर लिया। टोटल प्रोडक्ट का ये ग्राफ है। टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, सारे लेबर्स ने मिलकर कितना बनाया। ठीक है, द एग्रीगेट प्रोडक्शन डन बाय ऑल द लेबर्स। ठीक है, क्योंकि हमने लेबर्स लगाए। अच्छा, इस एक्सेस में हम लोग लेबर दिखा रहे हैं, नीचे वाले एक्सेस में वी आर शोइंग लेबर्स। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और घटेगा। एंड वाई एक्सेस पे वी आर शोइंग प्रोडक्शन। ठीक है, वाई एक्सेस पे प्रोडक्शन दिखा रहे हैं। ऑलराइट, अब देखो टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ। टोटल प्रोडक्शन मतलब हाउ मच एवरी लेबर टुगेदर मेड, सारे लेबर मिल करके कितना बना रहे, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। सेकंड जो आता है वो आता है एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन मतलब एक एक लेबर ने कितना बनाया। जैसे अगर टोटल प्रोडक्शन 100 है और 5 लेबर्स थे, टोटल प्रोडक्शन 100 और 5 लेबर थे, तो एक एक ने कितना बनाया, तो एक एक ने बनाया 100/5 विच विल बी 20। तो 20 क्या है, 20 मतलब एक एक लेबर ने कितना बनाया, तो एक एक लेबर ने बनाया 20, दैट इज एवरेज। एंड एक आता है मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल मतलब व्हाट इज द चेंज इन टोटल। जैसे टोटल था पीपी वाज 100 एंड लेबर वाज लेट्स से 5। ठीक है, अच्छा, फिर आपने एक और लेबर ऐड किया तो टोटल बिकेम 112। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब मैंने 6th लेबर ऐड किया तो प्रोडक्शन कितने से बढ़ा। पहले तो 100 था, एक सेकेंड, पहले तो 100 था, जब 5 लेबर थे तो 100 बन रहा था। अब जब 6 लेबर आ गए तो 112 बनने लगा। तो व्हाट इज द इंक्रीज, व्हाट इज द चेंज, तो आप बोलोगे चेंज इज 12। तो 12 को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो वो हो गया डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन एंड ऑल ये सब नोट्स में गिवन है, बट डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर के लिए। हाँ, मतलब अगर आप समझोगे नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट पढ़ना तो पड़ेगा वरना नॉलेज कैसे आएगा। ओके, अब देखो, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द ग्राफ ऑफ एमपी एंड एपी। ठीक है, अब हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ देखेंगे एंड देन हम लोग एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ देखेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ मार्जिनल और एवरेज का ग्राफ नहीं दिखा रहा, मैं आपको टेक्निक भी सिखा रहा हूँ कि इस ग्राफ को बनाना कैसे है। पहली बात तो आप जब बनाएंगे तो एकदम टोटल वाले के ठीक नीचे बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं एमपी और एपी को यहां पे बनाने वाला हूं और ठीक उसके नीचे बनाने वाला हूं। आई एम ऑल्सो टीचिंग यू द टेक्निक। ठीक है, तो फिर आप ग्राफ का रोना मत रोना कि ग्राफ बनता नहीं, ग्राफ ये
वो बहुत कुछ बोलते रहते हो ग्राफ के बारे में, तो अभी सीख लो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मार्जिनल जब भी बनाएंगे ना तो इसको विथ टोटल के साथ बनाएंगे, ठीक है, टीपी के साथ लिंक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो स्टेज है ना, येलो में जो आपको शेड दिख रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक। तो जब तक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, ठीक है, टिल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एमपी विल इंक्रीज, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो जब तक टीपी का ग्राफ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तब तक एमपी इंक्रीज होगा। तो मैं एक ना स्केल लेकर आपको क्या करना होगा, एक आइडिया ले लेना होगा कि कहां तक आप एमपी को इंक्रीज करोगे। तो ये जो डॉटेड लाइन है, मैं यहां तक एमपी को इंक्रीज करूंगा, तो आई एम गोइंग टू इंक्रीज एमपी टिल दिस पॉइंट, ठीक है। एग्जैक्टली जहां तक वो येलो लाइन गया वहां तक आपको एमपी का लाइन इंक्रीज करना है, ठीक है। नंबर 2, when TP is maximum, MP is 0, ठीक है। तो टीपी मैक्सिमम कहां पे है, देखो मैक्सिमम यहां पे है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टीपी ग्राफ। तो टीपी जहां पे मैक्सिमम है ना वहां पे एमपी 0 हिट कर देगा। तो नीचे में एमपी वाले ग्राफ में तो मैं क्या करूंगा, यहां से 0 पे लेके आऊंगा, ठीक है, 0 पे। तो आप देख लिए 2 पार्ट बन गया। तीसरा पार्ट नंबर 3, when TP falls MP is negative, राइट। तो जब टीपी फॉल हो रहा है, आप देखो रेड लाइन, जब टीपी ऊपर में फॉल हो रहा है एमपी नेगेटिव में चला गया। तो देखो मैंने एमपी का ग्राफ कैसे बनाया, मैंने ग्राफ कोई लर्न नहीं किया, मैंने रिलेशनशिप लर्न करके रखा है, मेरे को रिलेशनशिप याद है, ठीक है, और रिलेशन याद है टीपी और एमपी का, तो उस हिसाब से मेरा ग्राफ बन गया, राइट। तो आप देख सकते हैं जब तक वो उठ रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, तब तक ये भी राइज करेगा, ठीक है, और अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा। जब वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा उस टाइम ये 0 पे पहुंच जाएगा, ओके। एंड जब वो फॉल करेगा तब ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप यूज करके ग्राफ बनाना है। ग्राफ लर्न नहीं कर सकते, रिलेशनशिप लर्न करना पड़ेगा, ये ट्रिक है। रिलेशनशिप याद है तो ये बन जाएगा। अब रिलेशनशिप में तो खैर आप लोग आगे ही, ठीक है, रिलेशनशिप तो आपका बाएं हाथ का खेल है या दाएं हाथ का, पता नहीं, ठीक है। चलो अब बनाते हैं एपी का ग्राफ। एपी का, तो एपी का ग्राफ जो बनता है ना विथ एमपी बनाएंगे, एमपी के रिलेशनशिप्स। चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो देखो जब तक एमपी इज अबव, एमपी इज अबव, ऊपर है जब तक मार्जिनल, एपी विल राइज, एपी विल राइज, ठीक है। तो आप देखो जब तक मार्जिनल का ग्राफ, अभी सिर्फ नीचे वाले को देखना, जब तक मार्जिनल का ग्राफ ऊपर है एपी विल राइज, तो मैंने एपी को ये राइज करवाया, ठीक है, लेट्स से पॉइंट ए तक। तो पॉइंट ए तक मैंने एपी को राइज करवाया। आप देखो पॉइंट ए पे मार्जिनल का ग्राफ जो है वो ऊपर है, चाहे वो बढ़ रहा है या घट रहा है वो मैटर नहीं करता, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फिर सेकेंड पॉइंट में AP इज इक्वल टू MP, जहाँ ये पॉइंट ए पे, जहाँ पे मैं पॉइंट ए दिखा रहा हूँ, पॉइंट ए पे दोनों बराबर है, दोनों वहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड नंबर 3, अगर MP बिलो आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो AP फॉल्स। तो आप देखोगे ये AP फॉल हो रहा है, MP का ग्राफ अब देखो नीचे है, ठीक है। कोई शेड कर देगा, ग्रीन कलर से कर देते हैं, वेट। तो एपी का लाइन आई एम शोइंग फ्रॉम ग्रीन, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखो ग्रीन लाइन के जब तक ऊपर है मार्जिनल, तो ग्रीन लाइन बढ़ रहा है, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। एंड फिर ग्रीन लाइन के नीचे आ गया मार्जिनल, तो ग्रीन लाइन भी फॉल हो रहा है, हाँ। बट ग्रीन लाइन विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, कहने का मतलब है एवरेज विल नेवर टच द एक्स एक्सिस, एवरेज विल नेवर बी 0, ठीक है। तो एवरेज फॉल तो होगा, बट फॉल करते करते भी वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या उसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एंड बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज आपके काउंसिल ने कुछ अलग बोला है यहाँ पे जो कि गलत है, बट वी हैव टू फॉलो व्हाट द काउंसिल इज सेइंग, ठीक है। क्या गलत है? आपका काउंसिल बोलता है कि देखो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, पॉइंट ए जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एमपी और एपी, तो वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन बना देना, ठीक है, ऊपर की तरफ, वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन बना देना ऊपर की तरफ, ये, ठीक है। आपका काउंसिल बोलता है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 3 स्टेजेस में हो रहा है, ठीक है। मैं आपको पहले सही वाला बताऊं या गलत वाला बताऊं? गलत
हमें फॉलो करना है, ठीक है। काउंसिल हमारा गलत बोल रहा है, चलो मैं वो गलत सही में नहीं जाता, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं वो टेक्निकली रॉन्ग है, बट काउंसिल आपका वही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप, कुछ बच्चे क्या है ना, सीबीएसई टीचर्स के वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, अगर आप सीबीएसई टीचर्स के वीडियो देखेंगे तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि आपका काउंसिल कुछ और बोल रहा है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आईएससी काउंसिल बोलता है, ठीक है। सीबीएसई में ये अलग है, सीबीएसई में व्यू पॉइंट अलग है, और उन्हीं का व्यू पॉइंट सही है, सीबीएसई वालों का ही व्यू पॉइंट सही है। बट आईएससी में है ना हम लोग, तो हम लोग आईएससी की बात मानेंगे, गलत है तो भी मानेंगे, ठीक है। सारे आईएससी बुक्स में आईएससी का व्यू पॉइंट है, और हम लोग आईएससी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, करने ये वाले हैं कि हम लोगों से पूछा जाएगा कि स्टेज 1 ऑफ प्रोडक्शन कहां पे है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो स्टेज 1 आप कहां तक बताओगे, तो देखो मैं शेड कर दे रहा हूं, आपको बेटर समझ में आएगा उसके लिए। आई एम शेडिंग इन, चलो पर्पल, ठीक है। तो स्टेज 1 जो है वो आपका ओरिजिन से शुरू होके उस पॉइंट तक जाएगा जहां पे एपी एंड एमपी इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों, मतलब ऊपर नीचे दोनों ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। दोनों ग्राफ में स्टेज 1 आप देख रहे हो कि मैंने 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ किए थे ऊपर से नीचे, तो सेकंड वाले स्ट्रेट लाइन तक जाएगा, मतलब दैट पॉइंट वेयर एपी एंड एमपी आर इंटरसेक्टिंग। तो स्टेज 1 आपका ओरिजिन से लेके वहां तक चलता है, ठीक है। देन जहां स्टेज 1 खत्म हुआ वहां से स्टेज 2 शुरू हुआ, और स्टेज 2 चलता है उस पॉइंट तक जहां पे एनपी 0 हो गया या टीपी मैक्सिमम हो गया। एंड उसके बाद फिर आपका स्टेज 3 चलता है, और ये चलता जाएगा जहां तक आप जा रहे हो, ठीक है। तो देयर आर 3 स्टेजेस। मैंने आपको सही वाला नहीं बताया, मैंने आपको जो बोला काउंसिल, काउंसिल आपका जो बोलता है वो बताया, ठीक है। मैंने अपने नोट्स में भी वही डाला है जो काउंसिल बोल रहा है, ठीक है, बिकॉज हम लोग आईएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आईएससी एग्जाम्स में यही एप्लीकेबल है, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम्स आप दोगे तो उसमें अलग हो जाएगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सीयूईटी राइट नाउ, प्योरली आईएससी एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पे काम आएगा, आप सीयूईटी का एग्जाम दो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाउंडेशन एग्जाम दोगे, उन सब में अलग हो जाएगा, और उन्हीं का सही है, ये भी मैं बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे थोड़ा गलत डिस्कशन कर रहे हैं, बट जो है वही है, ठीक है। काउंसिल ने जो बोला वही बोला, काउंसिल भगवान है, तो मान लो बात बस, ठीक है। तो ये सब मेरे नोट्स में गिवन है, आपने अगर ये डिस्कशन समझा है तो अब आपका काम है कि आप नोट से एक एक चीज को पढ़ो, ठीक है। ये मेरे नोट्स में ग्राफ गिवन है, ऊपर में डेफिनेशन है सबका, टीपी एपी एमपी सबके फॉर्मूलाज गिवन है, हालांकि सम इस चैप्टर से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप एवरेज और मार्जिनल का क्या रिलेशनशिप है वो भी बताया हुआ है। रिलेशनशिप टोटल और मार्जिनल का क्या रिलेशनशिप याद होगा तो ही ग्राफ बनेगा। आप ग्राफ मत सोचना कि ये जो है ना, ये आप ऐसे बना लोगे चुटकियों में, ऐसे नहीं बनता। रिलेशनशिप याद होना चाहिए। मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, तो मैंने ग्राफ रट के नहीं बैठा था, मैं रिलेशनशिप याद था मेरे को। रिलेशनशिप याद रहेगा तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से हाईलाइट करके यहाँ पे दिया हुआ है आपके लिए, सो दैट आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वो सब में काम आ जाए, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 2। पेज नंबर 1 एक इंट्रो पेज है, पेज नंबर 2 में रिलेशनशिप वगैरह बताया, पेज नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पेज है नोट्स का, जहाँ पे सारे कॉजेस बताए हुए हैं, उतना ही बताया जितना आपको एग्जाम में लिखना है। लॉ भी आपको समझाया हुआ है, लॉ के अजम्पशंस आप एनी 2 अजम्पशंस कर सकते हो, वही सब है। टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा, ये कोई अजम्पशन है, एनी 2 आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे लास्ट पेज में, पेज नंबर 4, जहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ये आईएससी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि एक रैशनल प्रोड्यूसर, मतलब एक अच्छा प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में प्रोड्यूस करना चाहेगा। ग्राफ देखोगे तो 3 स्टेजेस है, राइट। पर्पल लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, पर्पल एरो से, देयर आर 3 स्टेजेस। अब 3 स्टेजेस में से आप कौन से स्टेज में रहना चाहोगे। आप स्टेज नंबर 1 में रहना चाहेंगे, या आप स्टेज नंबर 2 में रहना चाहेंगे, या आप स्टेज नंबर 3 में रहना चाहेंगे। तो देखो आपका काउंसिल ने ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है, और काउंसिल का ही गिवन आंसर मैंने अपने नोट्स में डाला है, ठीक है। तो मैंने ये आंसर सीधा काउंसिल का जो सजेस्टेड आंसर था वहां से लिया है। तो यहां पे आप देखोगे कि स्टेज 1 के बारे काउंसिल इज सेइंग कि स्टेज 1 पे नहीं प्रोड्यूस करेंगे, स्टेज 1 पे नहीं प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एपी इज राइजिंग, अभी एवरेज तो हमारा और बेटर हो रहा है। तो अगर आप स्टेज 1 में रुक जाते हैं तो एवरेज जो हमारा बेटर हो रहा है ना,
उसकी बेनिफिट आपको पूरी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो पूरा बेनिफिट लेना है। स्टेज 3 में नहीं रहेंगे। स्टेज 3 में तो भाई दुर्घटना घट रही है। स्टेज 3 में तो टोटल प्रोडक्शन फॉल हो रहा है। स्टेज 3 में एवरेज भी फॉल हो रहा है। स्टेज 3 में मार्जिनल नेगेटिव चला गया है। तो वैसे स्टेज में कौन रुकना चाहेगा? तो स्टेज 1 नो, स्टेज 3 नो, देयरफॉर स्टेज 2। तो स्टेज 2 डायरेक्टली मत लिख देना। स्टेज 2 हाँ, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा, तब तो आप बोलेंगे स्टेज 2, बट डायरेक्टली स्टेज 2 नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे नो, नॉट स्टेज 1, नॉट स्टेज 3 एंड देयरफॉर स्टेज 2। इनडायरेक्टली बोलेंगे। काउंसिल ने ऐसे ही आंसर दिया था, मैंने एग्जैक्ट काउंसिल के वर्ड्स को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये आपके बुक से नहीं लिया, ये काउंसिल के आंसर को लिया है। आपको यही लिखना है और यही काउंसिल के एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगा। राइट, ओके। लास्ट एक टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट एक टॉपिक है वो एक डिफरेंसेस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू फैक्टर्स एंड रिटर्न्स टू स्केल। देखो, हमने एक बात किया था शॉर्ट रन लॉन्ग रन को लेके। ठीक है, शॉर्ट रन, शॉर्ट टाइम पीरियड एंड लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग रन, इनको लेके हमने कुछ बात किया था। शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होता, बिकॉज हमें सब कुछ चेंज करने का टाइम मिल जाता है। वो लॉन्ग रन है, सब कुछ चेंज होने का टाइम मिल जाता है। तो शॉर्ट रन में अगर आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है ना, तो आपको वेरिएबल को बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। फिक्स्ड वाले को तो बढ़ा ही नहीं सकते, तो आपको वेरिएबल को बढ़ाना पड़ेगा। वेरिएबल बढ़ाओगे, ज्यादा लेबर आएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो जो आपको रिटर्न्स मिलेगा, रिटर्न्स मतलब बेनिफिट, प्रोडक्शन, जो आपको बेनिफिट या फिर प्रोडक्शन मिलेगा वो ओनली ड्यू टू वन फैक्टर मिलेगा, एक ही फैक्टर से आपको बेनिफिट मिलेगा। बट लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, आप सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बोलते हैं कि आपने बिजनेस का पूरा स्केल ही चेंज कर दिया, पूरा लेवल ही चेंज कर दिया बिजनेस का। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग रन फेनोमेनन है और यहां पे आप बिजनेस के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 मशीन्स था, 5 लेबर्स था, यहां पे आप 10 लेबर्स एंड 10 मशीन्स कर सकते हैं। तो दुगना कर दिया आपने, पूरा स्केल ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो एक लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में, जितना है नोट्स में उतना ही आएगा एग्जाम में, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाइए, होल्ड में रखिए, इस चैप्टर को ग्रिप में रखिए, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे कॉस्ट एंड रेवेन्यू, वो इससे ही लिंक्ड है। ये चैप्टर समझेंगे तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू समझ में आएगा, ये चैप्टर गुल है तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू भी गुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप चाहो तो 1-2 बार देखो। ठीक है, 1-2 बार देखो, दूसरी बार थोड़ा फास्ट करके देख लेना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहो तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, नोट प्रॉब्लम विद दैट, बट बहुत लेंदी है और एग्जाम टाइम में आपको बहुत ट्रबल होगा उतना बड़ा बुक मैनेज करने में। ठीक है, तो छोटा करते जाइए, कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते जाइए, इतना ही एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, जिनको नोट्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है मेरे ऐप का, मेरे ऐप से जाके आप इकोनॉमिक्स के नोट्स वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे वेरी सून विद चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर जो भी नंबर है उसका, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। ठीक है, सो कैसा लगा ये चैप्टर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो आप वो जरूर पूछिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।